हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसके पहले हम लोग हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 1 पढ़े थे और आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। देखिए, पार्ट 2 में द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में पढ़ना है कि किस तरीके से यूरोप का मेकिंग हुआ था। देखिए, बता रहे हैं कि यूरोप जो सोसाइटी थी वहाँ हैब्सबर्ग एम्पायर हुआ करता था और हैब्सबर्ग एम्पायर होने की वजह से वहाँ के ट्रेडिशन, वहाँ के कल्चर, वहाँ की लैंग्वेजेस जो थी अलग थी, जिसके वजह से वहाँ कॉमन पीपल्स को सरवाइव करना बड़ा मुश्किल होता था। इस वजह से वहाँ की जो सोसाइटी थी वो दो भागों में डिवाइड हो गई। सबसे पहले हम लोग देखेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के स्ट्रक्चर जो है 4 भागों में है। पहला जो है द स्ट्रक्चर ऑफ यूरोपियन सोसाइटी, दूसरा है द लिबरल नेशनलिज्म, तीसरा जो है कंजर्वेटिज्म है और चौथा जो है रेवोल्यूशनरीज है। अब देखिए, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के स्ट्रक्चर फर्स्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है द स्ट्रक्चर ऑफ यूरोपियन सोसाइटी। बता रहे हैं आपको कि 19वीं सेंचुरी से पहले यूरोप में जो स्ट्रक्चर था वो 2 भागों में डिवाइड था। पहला है एरिस्टोक्रेसी और दूसरा है पीजेंट्री। एरिस्टोक्रेसी जो थे वो लेस पॉपुलेशन में थे और पीजेंट्री जो थे वो ह्यूज पॉपुलेशन में थे। एरिस्टोक्रेसी जो है वहाँ के रिच क्लास के लोग थे, इसलिए वहाँ डोमिनेट करते थे, और पीजेंट्री जो थे वहाँ वर्कर्स थे, लो क्लास के लोग थे, इसलिए वहाँ पे वो डोमिनेट नहीं करते थे। देखिए, पीजेंट जो एरिस्टोक्रेसी लोग थे वो उनके पास बहुत सारा धन दौलत ज़मीन जायदाद हुआ करते थे, बल्कि वहीं देखा जाए पीजेंट्री जो थे वो लैंडलेस पीपल थे। और देखिए, जो एरिस्टोक्रेसी थे उनके पास हर प्रकार के राइट्स थे और पीजेंट्री जो था उनके पास कोई राइट्स नहीं था। क्लियर हुआ? अब हम लोग पढ़ेंगे 19वीं सेंचुरी के बाद। 19वीं सेंचुरी के बाद एक और क्लास ऐड हुआ जिसका नाम न्यू मिडिल क्लास है। न्यू मिडिल क्लास में एजुकेटेड पीपल आते थे, जैसे कि इंडस्ट्रियलिस्ट, डॉक्टर, टीचर्स, ऐसे लोग आते थे। और इन लोगों के होने की वजह से वहाँ क्या हुआ, ये लोग चाहते थे कि लिबरल नेशनलिज्म हो। ये डिमांड करते थे कि एक हमारी जो सोसाइटी जो है लिबरल नेशनलिज्म में हो, जिसमें सबसे पहला पॉइंट्स आता है इंडिविजिबल फ्रीडम। इंडिविजिबल फ्रीडम मतलब कहा जाए कि मतलब आज़ादी सबको, मतलब एक एक व्यक्ति ये सोचते थे कि हम आज़ाद रहें, हम किसी के दबाव में ना रहें। दूसरा है इक्वलिटी बिफोर लॉ, जो भी नियम कानून बनते हैं वो सबके लिए बराबर हों। तीसरा जो है, जो भी गवर्नमेंट बनती है वो लोगों के सपोर्ट में बने, उसको गवर्नमेंट बाय पीपल एग्रीमेंट कहा जाता है। और सबको, देखिए चौथा पॉइंट कह रहा है फ्रीडम ऑफ मार्केट का मतलब ये होता है कि जो भी व्यक्ति जहाँ मन करे, जहाँ जा सके, जो चीज़ें परचेज करना हो वो चीज़ें परचेज कर सके। ये न्यू मिडिल क्लास के लोग थे और इन्होंने लिबरल नेशनलिज्म की डिमांड रखी। और साथ में ये लोग द यूनाइट द नेशन का भी फॉर्मेशन ये लोग किए थे। अब देखिए, जो लिबरल नेशनलिज्म थे वो लोग के पास बहुत आइडियाज़ हुआ करता था। जैसे कि जो न्यू मिडिल क्लास के थे उनके पास 2 आइडियाज़ निकले। एक पहला आता है आपका नेशन यूनिटी और दूसरा आता है लिबरल नेशनलिज्म। लिबरल नेशनलिज्म के बारे में हम लोग पढ़े कि उन लोगों की क्या क्या डिमांड थी, जैसे कि आप लोग इंडिविजुअल फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ मार्केट और बाकी सारे जो भी नियम कानून बने वो सबके लिए बराबर हों। ये हम लोग लिबरल नेशनलिज्म में पढ़े। लेकिन इसके 2 बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी थे, 2 बड़े मेजर्स प्रॉब्लम्स थे। जो पहला ये था, उस समय नेपोलियन बोनापार्ट का शासन हुआ करता था और नेपोलियन बोनापार्ट उन्हीं व्यक्ति को वोटिंग राइट्स देता था जो 21+ हो और जिनके पास प्रॉपर्टी हो। और दूसरी बात, उसके शासन में हुआ क्या कि जो स्टेट टू स्टेट ट्रेड होते थे उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया, उसको बंद कर दिया था। ये 2 मेजर प्रॉब्लम्स थे। अब देखते हैं 1834 में एक कस्टम यूनियन फॉर्म किया गया जिसका नाम जॉलबरेन था। देखिए, जॉलबरेन से रिज़ल्ट क्या हुआ, जॉलबरेन जब फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद जो रिज़ल्ट आया, देखिए क्या हुआ कि वहाँ पे ट्रेड बैरियर्स जो एक स्टेट से 2 स्टेट्स में जो व्यापार
एक जगह से दूसरे जगह होता था उसको क्या किया गया, बंद करा दिया गया। कब? 1834 में, जब एक नया कस्टम यूनियन फॉर्म किया गया जिसका नाम जॉलबरेन था। और इसके जॉलबरेन का सपोर्ट जो है, जॉलबरेन का जो फॉर्मेशन हुआ तब पर्शिया ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था कि हम इसको क्या करेंगे, इसको आगे लेके चलेंगे। इसके साथ में जर्मनी के कुछ स्टेट्स भी फॉर्मेशन हुए और ये लोग क्या किए, मिलके क्या किए, जो भी ट्रेड बैरियर्स था उसको बंद करा दिए। और हुआ क्या कि 30 करेंसीज़ में केवल 30 करेंसीज़ की 28 करेंसीज़ को क्या किया गया, हटा दिया गया। मतलब वहाँ 30 करेंसीज़ चलती थी और 30 करेंसीज़ में से 28 करेंसीज़ को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। केवल 2 ही करेंसीज़ को क्या किया गया, यूज किया गया। उसके बाद से अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है कन्वर्टिज़म है। और कन्वर्टिज़म में क्या था, बैटल ऑफ वाटरलू हुआ 1815 में और नेपोलियन बोनापार्ट को 3 कंट्रीज़ के द्वारा मिलकर क्या किया गया, हरा दिया गया, जिसमें ऑस्ट्रिया, रशिया और ब्रिटेन थी। और नेपोलियन बोनापार्ट को बैटल ऑफ वाटरलू में हरा दिया गया। जैसे ही नेपोलियन बोनापार्ट हारा, उसके जितने भी सिविल कोड्स थे और जितने भी रूल्स रेगुलेशन थे उसको क्या किया गया, बंद करा के एक नई ट्रेटी साइन की गई उसी समय 1815 में, जिसका नाम है द ट्रेटी ऑफ वेना। ये ट्रेटी ऑफ वेना 3 कंट्रीज़ के द्वारा मिलकर बनाया गया जो नेपोलियन बोनापार्ट को हराए थे। इसमें सबसे पहले आता है आपका ऑस्ट्रिया, रशिया एंड ब्रिटेन। ये तीनों के द्वारा एक ट्रेटी साइन किया गया और उस ट्रेटी में देखिए क्या क्या किया गया था। सबसे पहले आता है बर्बन डायनेस्टी वॉज रीस्टोर्ड इन फ्रांस। जब नेपोलियन बोनापार्ट आया उसने लुईस 16 को हरा दिया था, उसके बाद से बर्बन डायनेस्टी को बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही ये 3 कंट्रीज़ मिलकर नेपोलियन बोनापार्ट को हराए, इन्होंने फिर से बर्बन डायनेस्टीज़ को, राजा महाराजाओं की जो प्रथा थी उनको फिर से इस्टेब्लिश कर दिया। उसके बाद से नेपोलियन बोनापार्ट की एक और डिमेरिट थी, उसने क्या किया था, सबको आर्मी ज्वाइन करना कंपलसरी कर दिया था और बोला था कि आप लोग जाइए और बॉर्डर पे जाकर जितने भी स्टेट्स हैं उसको अपने कब्जे में लीजिए। यही ट्रेटी ऑफ वेना में दूसरे पॉइंट्स में इसको समझाया गया है। क्या समझाया गया है? द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट्स ऑन द बॉर्डर ऑफ फ्रांस सो डैट इट कैन नॉट एक्सपेंड इन फ्यूचर। इसका मतलब ये है कि जो नेपोलियन बोनापार्ट के समय में जो आर्मीज जाके बॉर्डर पे लैंड्स को कवर करते थे आगे, जैसे कि फ्रांस के बॉर्डर से हट के और आगे चल के बाकी जो ज़मीनें होती थी, जो लैंड्स होती थी, उस पर कब्जा करवाता था जबरन नेपोलियन बोनापार्ट, उसको ट्रेटी ऑफ वेना जो है उसमें साइन किया गया, इसको बंद करा दिया गया। ठीक है। तीसरा जो है फिर से मोनार्की सिस्टम को कंटिन्यू कर दिया गया। और देखिए इसमें जो 3 कंट्रीज़ थीं, ऑस्ट्रिया, रशिया एंड ब्रिटेन, इनके हक में कुछ ना कुछ मिला। जैसे ऑस्ट्रिया जो है चौथा पॉइंट में है, ऑस्ट्रिया गॉट कंट्रोल ओवर द ऑस्ट्रिया को इटली का पूरा कंट्रोल मिला और रशिया को पोलैंड का कंट्रोल मिला। ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि ये सब जब हुआ तो इसके अपोज में कुछ रेवोल्यूशनरीज खड़े हुए जिनका मेन एम क्या था, टू प्रोटेक्ट द पीपल्स ऑफ लिविंग दैट एरियाज। इसमें सबसे पहले आता है, देखिए इनकी एक सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म की गई जिसमें सबसे बड़े लीडर आपके जिप्सी मजानी थे। जिप्सी मजानी जो थे वे इनको फाउंडर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है। और ये रेवोल्यूशनरीज थे। ये सब जितने भी ट्रेटी ऑफ वेना बना था, जो भी ट्रेटी ऑफ वेना बना था उसके अपोज में खड़े थे। जिसमें सबसे पहला आता है द स्प्रेड ऑफ द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। स्प्रेड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म रेवोल्यूशनरीज का सबसे बड़ा फैक्टर्स था। वो क्या करते थे कि नेशनलिज्म, देश के प्रति प्यार सम्मान को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के फेवर में खड़े रहते थे। कौन? रेवोल्यूशनरीज, जो रेवोल्यूशनरीज थे। ठीक है। दूसरा अपोज मोनार्की सिस्टम जो फिर से कंटिन्यू हुआ था, इसका अपोज करना स्टार्ट कर दिए और लड़ाई लड़े। किसकी लड़ाई लड़े? फ्रीडम के लिए। ठीक है। देखिए जिप्सी मजानी कौन थे? जिप्सी मजानी जो थे वो इटालियन रिवोल्यूशनरीज थे और उनको मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है। और उन्होंने 2
सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म किया था जिसका नाम यंग इटली और यंग यूरोप है। और चौथा जो है वो उनका विश्वास था कि हम इटली को यूनिफाई कर देंगे। थैंक यू। बाकी जो लेक्चर हैं वो आगे नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।